सभी सज्जनों महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं हूं श्रेया, आज नई अपडेट के साथ। गाइस, मैंने लास्ट डे यानी कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको एपीएस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कई बच्चों के डाउट्स हैं जो कि कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं। आज हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे। बच्चों के डाउट्स जितने भी हैं वो एक गाइडलाइन के थ्रू मैं सारे क्लियर करने वाली हूँ, और साथ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपने किस तरह से फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म भरने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम इन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। फॉर्म भरते टाइम आपने किन गलतियों को इग्नोर करना है, किन गलतियों को नहीं करना है, किस स्टेप पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सब भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिन्हें फॉर्म भरना नहीं आता है, जनरली हम लड़कियां जो होती हैं अपने भाइयों पर डिपेंड होती हैं, तो उनके लिए भी मैं सब चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कैसे आप फॉर्म पर जाएंगे और कैसे फॉर्म को रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे उसको भर पाएंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, और गूगल पर आप जब जाओगे तो आपने एपीएस को सर्च करना है। मैंने क्लिक किया, एपीएस आप लिखा हुआ आ गया है, मैंने इसे क्लिक कर दिया है। जब आप एपीएस पर जाओगे तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है एपीएस, आपने इस पर क्लिक करना है। और जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, और इस पेज को आप स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओगे तो आप कुछ इस तरह के पॉइंट्स देख पाओगे। अब इन पॉइंट्स में क्या है, एक एक करके आप समझते चलते हैं। पहला है आपका न्यू, इसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। यहाँ से हम फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस को पढ़ लेंगे। देखिए, गाइडलाइंस पढ़ने से क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें जैसे सरकारी रिजल्ट पे जब आपका फॉर्म आता है तो इतनी क्लियर नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़नी होती हैं, जिससे कि फॉर्म में क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या होना है, क्या नहीं होना है, इन सभी चीज़ों से आप अवगत हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गाइडलाइंस पढ़नी है। गाइडलाइंस के बाद स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका स्टेप आपने क्लियर करना है। वो कहाँ पर करोगे, जहाँ न्यू लिख कर आ रहा है आपने उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मतलब आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, तो आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अगर ऐसा है कि आप फॉर्म का पासवर्ड भूल गए हो, अपने रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड भूल गए हो, तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपने फॉर्म का पासवर्ड यहाँ से रीलोड कर लेना है या फिर रीटेक कर लेना है। अब ये तो आपकी जैसे कोई भी फॉर्म में, एपीएस के फॉर्म में मेरे साथ ऐसा जनरली हुआ था एक बार कि मेरे से जहाँ पर सिग्नेचर थे वहाँ पे फोटो पोस्ट हो गया था, और जहाँ फोटो था वहाँ पे सिग्नेचर पोस्ट हो गया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर बहुत कॉल किया था, पर कॉल जनरली रिसीव नहीं हो पाता है, तो फिर मैंने इस आईडी पर मेल किया था। तो आपने भी क्या करना है, मेरा मानना ये है कि कॉल तो आप बाद में कीजिए, अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म में हो जाती है, तो आपने डायरेक्ट इस पर मेल डालना है, आपका रिप्लाई बहुत जल्दी आता है। तो आपने क्या करना है, इस पर मेल डाल देना है। चलो अब देख लेते हैं गाइडलाइंस को। सबसे पहले मैंने यहाँ से गाइडलाइंस को डाउनलोड कर देना है। 1 सेकेंड लगेगा, आपका डाउनलोड हो गया है। देखिए, ये है आपके गाइडलाइंस। गाइज, लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जितने भी कमेंट्स थे उनके सॉल्यूशंस आपके यहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास आर्मी में टोटल स्कूल है 137। कितने स्कूल है, 137 स्कूल है जिसमें कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है। दूसरी चीज़ ये है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका ये सवाल था कि मैम, ये एक ज्वाइनिंग का है फॉर्म जिसमें हमें वैकेंसी दी गई है, हमारी पूरी जॉब लगने वाली है परमानेंट या एडहॉक बेस पर, या फिर कि ये स्कोर कार्ड है। गाइज, मैं पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक। इससे हम ज्वाइनिंग तक कैसे जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसा नहीं सोचना है कि टेट की तरह होगा कि सिर्फ आपने टेट देकर रख लेना है और पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आपने क्या करना है, जैसे आप स्क्रीन टेस्ट दोगे उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे जिसमें आपको कॉलेजेस की सीट्स के अलॉटमेंट के बारे में बताया जाएगा। आपको उस हिसाब से वहाँ पर ज्वाइनिंग्स मिलेंगी। तो सबसे पहला टारगेट तो यही है, वही चीज़ हो गई घुमा फिरा के, ये कुल मिलाकर आपने अपनी जॉब के लिए ही एक एग्ज़ाम देना है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो क्या है ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट समझते हैं आप लोग कि आपके सामने जो पेपर आएगा वो एक पेपर पर पोस्टेड नहीं आएगा, या फिर पेपर पर प्रिस्क्रिप्टेड नहीं आएगा, पेपर पर प्रकाशित नहीं आएगा। वो कैसा आएगा, वो आपको डेस्कटॉप पर सामने दिखाई देगा। आपने एक टाइम के अंदर में या फिर एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर में उसे फटाफट से सॉल्व करना होगा। तो देखो,
सबसे पहली बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास 137 आर्मी स्कूल्स हैं जिसके लिए ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। अब बात कर लें इन 8000 वैकेंसीज की। ठीक है, ये 8000 वैकेंसीज किस में जाने वाली हैं? ये 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ही जाने वाली हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्म मतलब एग्ज़ाम होगा उसका क्या सीन है। उसमें सबसे पहले तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैकेंसीज कुड बी रेगुलर। इस चीज को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, काफी बच्चों का ये क्वेश्चन आया है। वैकेंसीज कुड बी रेगुलर और फिक्स्ड टर्म। ठीक, we shall be informed along the announcement of vacancies. Appointments which fall in the category of regular would be लेबल ऑफ ट्रांसफर। देखिए इसमें दोनों तरीके की वैकेंसीज होंगी, आपका एक एडहॉक बेस भी होगी और एक आपकी परमानेंट बेस भी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे डिसाइड करेगा आपका आयोग या फिर आपका एपीएस कि ये वाली वैकेंसी या फिर इस वाले बंदे को हमने प्राइवेट में डालना है या फिर एडहॉक में डालना है और इस वाले बंदे को हमने परमानेंट में डालना है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, नीचे सब कुछ बताने वाली हूँ। अब स्टेप्स देख लो, आपके जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके स्टेप्स देखो। पहला आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो है आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जो कि आपका कैसे होगा, ऑनलाइन बेस पर होगा। ठीक है, ये आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, पहले आपने उसको देना है। जैसे ही आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक, और स्कोर कार्ड जो होगा वो आपको इंटरव्यू की तरफ लेकर जाएगा। ठीक, अब सेकंड है आपका इंटरव्यू। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, इंटरव्यू होगा। ठीक, ये इंटरव्यू किससे रिलेटेड होगा, जो भी आप अगर आप पीजीटी में डाल रहे हो, अगर आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका इंटरव्यू होने वाला है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा रिटन क्वालिफाई कर लेता है तो ये बात तो सबको समझ में आ जाती है कि बच्चे के पास अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है। तो क्या होता है, आपका आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मतलब आपके जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका कि आपको जवाब देना होता है। ठीक, जैसे कि केवीएस का एग्जाम है या फिर एपीएस का एग्जाम है, उसके इंटरव्यू में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिस सिटी में भी आप रहते हो उसकी हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या फिर आपका टारगेट क्या था, आप इस प्रोफेशन में कैसे आ गए, ये छोटे छोटे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, उनसे आपका आईक्यू और आपके मेंटल स्टेटस को चेक करने की कोशिश की जाती है। तो बात हो गई है आपके इंटरव्यू की। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपना नोटिफिकेशन देख रहे हैं। थर्ड आपका स्टेप आएगा इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। गाइस, जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके सामने एक डेमो होगा, मतलब आपको एक डेमो देना होगा अपने किसका, टीचिंग स्किल का, कि आप कैसा पढ़ाते हो। तो वो आपका डेमो कैसे भी हो सकता है, पीपीटी पे बेस हो सकता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम जो लिया जाता है वो आपका चॉक एंड डस्टर के थ्रू ही होता है। आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो कितना टाइमिंग का होगा वो आपके लेक्चर पर डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटरेस्टिवली उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो अपने जिसके टीम के सामने, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने। अब नोट की बात करते हैं। Stages 2 or 3 will be held tandem under the aegis of Board of Administration of HQ, Command, School and Management। जो आपका स्टेप 2 और 3 है, स्टेप 2 और 3 समझ रहे हो? स्टेप 2 था आपका इंटरव्यू और स्टेप 3 था आपका डेमो टेस्ट। ये जो दो इंटरव्यूज है और मतलब 2 एंड 3 जो स्टेप्स हैं, ये आपका कौन लेगा, जिस भी कॉलेज में या फिर जिस भी स्कूल में आप ज्वाइनिंग लेने वाले हो, जिसके लिए आपका जो मार्क्स है या फिर आपकी रैंक सिलेक्टेड हुई है, उस स्कूल का जो मैनेजमेंट होगा वो आपका ये दोनों काम लेगा। क्या, इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट, सॉरी स्क्रीनिंग कह रही हूँ, स्किल टेस्ट, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात समझो कि हमें जो इंटरव्यू दिया है और एडिशनल आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स हैं और स्किल टेस्ट के मार्क्स हैं, वो सभी जोड़ के ही आपका भविष्य का निर्णय होगा। ठीक है, तो आपने किसी भी चीज़ को छोड़कर नहीं चलना है। आपको कोशिश ये करना है कि आप रिटन में इतने मार्क्स ले आएं कि इंटरव्यू थोड़ा कम भी पड़ जाए तो भी आप हो जाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
दूसरा है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कब से कब तक होने वाला है? ये आपका 21 से 22 नवंबर के बीच में हो जाएगा। ठीक, तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। कैटेगरी ऑफ टीचर्स, तो कैटेगरी में आपको बता चुकी हूँ टीचर्स की कौन कौन सी होंगी। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की होने वाली ही है। ठीक, और इसमें आपकी एजेस कितनी होगी, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, तो आप उसमें देखिएगा जाके, उस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जो भी डाउट्स हो वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब क्वालिफिकेशंस, कि आपके क्वालिफिकेशंस का क्या सीन है। काफ़ी बच्चों का एक सवाल था कि मैम मैं 49% लाया हूँ, क्या मैं इसमें फॉर्म भर पाऊँगा। मैं 45% लाई हूँ, क्या मैं फॉर्म भर पाऊँगी। इन सभी सवालों के जवाब इसमें आने वाले हैं। तो देखिए, जो बच्चा पीजीटी का फॉर्म भर रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसके 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। किसमें? जो आपका जिसमें भी पीजी है, मतलब अगर आपने एमएससी किसी में भी किया है या फिर एमए किसी में भी किया है जिसमें कि आप फॉर्म भरने वाले हो, तो उसमें आपके 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो बीएड डिग्री होगा उसमें आपके पास 50% एटलीस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब मैं बात करती हूँ टीजीटी की, तो टीजीटी में क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक गाइज, कुछ बच्चों ने मुझे एक सवाल किया है कि मैम हम ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से किए हुए हैं, अब आप बताइए कि हम किस में फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप टीजीटी की यूजी, देखो टीजीटी की जब बात कर रहे हो तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि हमें अंडर ग्रेजुएशन को देखकर चलना है। तो मानो कि आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, मतलब पार्ट 1 में, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ली। ठीक, ये आपके सेकेंड ईयर में भी रही। मेरी बात समझ पा रहे हो? थर्ड ईयर में क्या होगा, आपने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए। इमेजिन करो कि आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि आपने साइंस पढ़ ली। तो आप टीजीटी का जो एग्जाम दोगे वो किस में दोगे, साइंस में दोगे। ठीक, आप फिजिक्स में भी दे सकते हो और आप केमिस्ट्री में भी दे सकते हो, दिस इज योर चॉइस। अब ऐसा हो जाता है कि बच्चे ने पीएम ग्रुप ले लिया, पीएम ग्रुप का मतलब फिजिक्स और मैथ्स ले लिया। ठीक, तो क्या होगा, स्टूडेंट मैथ्स में भी फॉर्म भर सकता है। अब आप मेरी बात इतनी समझ पाए होगे, जिन बच्चों के ये क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं पीआरटी की। गाइस, पीआरटी के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। आप बीटीसी किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, या फिर बीएड आपके पास होना चाहिए। आपका कोई भी डिप्लोमा, बीटीसी है, बीएड है, डीएलएड है, वो सभी आपका इसमें आ जाएगा। साथ में आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये डाउट अब क्लियर हो चुका होगा सभी बच्चों का कि आपके मिनिमम कितना आपका मार्क्स होना चाहिए। 49% वाले अफसोस के साथ एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो जो मैंने कल आपसे डिस्कस भी किया था कि आपकी जो एज का रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कोटा तो होता ही होता है, प्लस ये देखो फ्रेश कैंडिडेट इज लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंसेस, और कितना जाएगा, 40 साल जाने वाला है। एक्सपीरियंस के लिए मैंने कल आपको बताया था बिलो 50 ईयर्स, कम से कम 57, मतलब मिनिमम 57 ईयर्स, 57 साल से कम का ही होगा तभी कर पाएगा। ठीक है, 58 का हुआ तो नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं सी टेट टेट की। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सी टेट और टी टेट का क्या है। गाइज, जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास टेट है कि नहीं है, स्टेट टेट है कि नहीं है, सी टेट है कि नहीं है। बट जैसे ही आपने स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तो जब ज्वाइनिंग आप लोगे तब आपके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने बाद में, जब तक आपका इंटरव्यू आता है तब तक अपना क्वालिफाई करके रखना है। क्यों? ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको इसकी ज़रूरत होने वाली है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, सी टेट इज़ नॉट कंपल्सरी इन द अपीयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के टाइम पर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपका सी टेट क्वालिफाई है कि नहीं है। आपको टेंशन कब होगी, जब आपका इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास नहीं होगा। तो गाइज, आपने कैसे भी करके इसको निकालना है। अगर आपके पास सीटेट नहीं है और आपने स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया है तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट यूजलेस हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डेट्स की, कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपकी जो डेट है वो कितनी है, 21 एंड 22 है, जो कि शेड्यूल हुई है। बाकी मेथड देख लो आप,
कि आपका जो मेथड रहेगा, मतलब जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका मोड क्या होगा गाइज, वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनके कि आपको एक टाइम स्लॉट के अंदर उत्तर देने होंगे। अगर एस्पिरेंट पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म भर रहा है, ठीक, तो उसके 2 पेपर्स होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर्स होंगे। पहले पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोलॉजी, जैसे कि आप साइकोलॉजी, पेडागोजी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, समावेशी शिक्षा आएगी। और आईटी, आईटी समझ रहे हो? आईसीटी, आप लोगों ने बीएड में एक एक पार्ट पढ़ा होगा आईसीटी, है ना? तो वो आईसीटी आपकी आने वाली, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आने वाली है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आईटी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और जो भी पेडागोजिकल कंप्यूटर स्किल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। गाइज, मैक्सिमम मार्क्स इसका होगा 90 नंबर, मतलब आपका जो पार्ट ए आएगा वो 90 नंबर आएगा और आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट्स। कितना मिलेगा? 180 मिनट्स, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिए। फॉर टीजीटी पेपर साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स देयर विल बी द पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस इन पैरेलल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीजीटी फिजिक्स पेपर विल हैव 10 क्वेश्चन ऑफ ईच केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 10 क्वेश्चंस किस किस के होंगे? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास 10 क्वेश्चन किसके होंगे? केमिस्ट्री का और नंबर 1 बायोलॉजी का। मेरी बात समझ पाए? अब बात करते हैं टीजीटी हिस्ट्री की। टीजीटी हिस्ट्री में क्या है? इसमें 10 क्वेश्चन किसके होंगे? जियोग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का। बात समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? बात ये आ रही है कि अगर बच्चा फिजिक्स का बन रहा है टीचर ना, तो उसको केमिस्ट्री की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आपके बायोलॉजी की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट केमिस्ट्री की हिस्ट्री का बनना चाहता है टीचर, तो उसके पास जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इसमें 10-10 क्वेश्चन इन पार्ट्स के भी डाले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। इसमें आपका आएगा स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे कि मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ, ठीक है, और मैंने अगर ये फॉर्म भरना है तो मैं क्या करूंगी? केमिस्ट्री का फॉर्म डालूंगी, केमिस्ट्री के लिए डालूंगी, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए डालूंगी। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री में किया है या फिर फिजिक्स में किया है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना किया है, आप अपना पीजीटी का फॉर्म उसी में डालने वाले हो। इट कुड बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दैट्स नॉट अबाउट एमएससी कि आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, एमए भी हो सकता है, वो एमएससी भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उससे रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 90। अब गाइज आप एक चीज देखो, इस 90 नंबर लाने के लिए आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है और इस 90 नंबर को लाने के लिए आपको सिर्फ एक पढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपको पीजीटी का शिक्षक बनना है तो आप कोशिश करिए कि इसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लेकर चलेंगे ही चलेंगे, साथ में इसको भी ढील में नहीं लेंगे। क्यों? ये सब्जेक्ट्स भी आपको 90 नंबर का वेटेज दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है आपका पीआरटी। हमने टीजीटी और पीजीटी डिस्कस कर लिया है। अब पीआरटी, पीआरटी में क्या होगा? जो हम लोग पीजीटी के लिए पार्ट 1 का पेपर देंगे, पार्ट ए देंगे, वही आपका पीआरटी का सिलेक्शन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो गाइज? कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब पीआरटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। तो हम क्या करते हैं कि हम सबका पेपर का फॉर्म डाल देते हैं, और जब फॉर्म डाल देते हैं तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है एपीएस का। जब पेपर देते हैं कि अरे यार पेपर तो इन्होंने एक ही लिया, हमने तो 3-3 फॉर्म भरे थे। तो इसका रीजन क्या है ना, जब आप पीजीटी पीजीटी टीजीटी और पीआरटी इन तीनों के फॉर्म एक साथ भर रहे हो और इन तीनों के एग्जाम देना चाह रहे हो, तो जो आपका पीआरटी वाला ऑप्शन है इसका एग्जाम नहीं होगा। आपका सिर्फ किसका होगा? पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम होगा। और उसमें आपको पार्ट ए, अगर आपने पार्ट ए को क्लियर कर लिया, अगर आपने पार्ट ए को क्लियर कर लिया तो क्या होगा? आपको कंसीडर कर लिया जाएगा एज ए पीआरटी टीचर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपने पार्ट ए को हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है कि आप पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हो और आपने पार्ट ए क्लियर कर लिया, पार्ट बी में क्लियर नहीं कर पाए हो, तो भी आप पीआरटी के टीचर बन सकते हो। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं।
अब बात कर लेते हैं स्कोर की। जो स्कोर कार्ड आपका आएगा वो कितने नंबर का आने वाला है, 100 का। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी वो जाएगी 1/4 मार्क्स। कितनी जाएगी, 1/4 मार्क्स। And part A and part B will be together and candidate will have freedom to answer question in the order in which they prefer। मतलब आपका जो पार्ट है पार्ट बी आएगा वो दोनों एक ही एग्जाम में आने वाला है, एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट में आने वाला है। आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा पोर्शन पहले डिस्कस करना है या फिर पहले सॉल्व करना है। अब एग्जामिनेशन फी की बात कर लें तो गाइज एग्जामिनेशन फी आपकी है 500, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको पैसा तो नहीं मिलने वाला। अब बात कर लें रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है इस साइट पर, इसको लॉगिन करना है और 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपने फटाफट से इसको लॉगिन कर देना है। टाइमिंग आपको दी हुई है 10 AM to 5 PM। मेरी बात समझ पा रहे हैं गाइज? मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपना डेट से पहले ही फॉर्म भर दिया करें। जैसे फॉर्म आता है फटाफट भर के खत्म करो, क्योंकि जैसे जैसे देर होती जाती है ना वैसे वैसे आपका सर्वर बहुत बिजी होता जाता है। तो और फिर क्या होता है, बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होता है लास्ट टाइम पे ना फिर फटाफट भरते हो, फिर गड़बड़ होती है एंड एट लास्ट फॉर्म छूट जाता है। तो बेटर ये जिस दिन फॉर्म आया आप उसी दिन से उसकी तरफ कंसर्न हो जाओ। अब देखिए इसमें नीड किस किस चीजों की होगी जब आप फॉर्म भरोगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा एंड सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जो भी आप एकेडमिक्स का अपना डिटेल्स भरोगे उसकी भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। किसके बाद, आफ्टर पेमेंट फी, मतलब आपसे पेमेंट पहले कराया जाएगा उसके बाद आप ये सब चीजें भरने वाले हो। सेक्शन डी है रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुल द कैंडिडेट विल इन्फॉर्म द ईमेल एंड SMS। देखो जो भी आप फॉर्म भरोगे और आपने रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास आपके ईमेल पर जो भी आपने फ़ोन नंबर इनको प्रोवाइड कराया होगा उस पर आपके पास मैसेज और ईमेल आ जाएगा और आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये था आपका कुछ फॉर्म के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेंटर के बारे में। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अपने जितने भी पास के सेंटर्स हैं जो भी आपको लगता है कि आपको सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड में अपना एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अब रही बात एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आपको साइट पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने APS के फॉर्म को भी सरकारी रिजल्ट के थ्रू भर सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका विद इन 30 डेज डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, मतलब जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। सॉरी, देखिए आपको जो भी स्कोर कार्ड मिलेगा, मतलब जो भी आप क्वालिफाई करोगे आपका स्कोर कार्ड आएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे तो आपका वो स्कोर कार्ड कैसे यूज होगा अब मैं इसको बताती हूँ। जैसे आपका स्कोर कार्ड आ गया तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए कुछ स्कूल की लिस्ट आएगी, ठीक है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी ज्वाइनिंग को उसमें लेना होगा, अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, अपने स्कोर कार्ड्स के मार्क्स भरने होंगे। फिर वो स्कूल आपका इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट लेगा। इस तरह से आपका ज्वाइनिंग होगा। तो एक चीज देख लो टाइमलाइन सब एक बार में। रजिस्ट्रेशन आपका कब हो जाएगा, 1 से 20 अक्टूबर में हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड कितनी जाएगी, 4 नवंबर जाएगी। एग्जाम डेट 21 to 22 नवंबर जाएगी। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कितना जाएगा, 1 महीने बाद, मतलब 2 दिसंबर तक आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करें सैंपल पेपर्स की। गाइज इसमें सैंपल पेपर्स के आपको प्रॉपर पेमेंट बताया हुआ है कि इतने पेमेंट पर आप सैंपल पेपर्स ले सकते हो। कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, गुरु मंत्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से फटाफट से अपने सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लेने हैं और उनको लगाना शुरू कर देना है। यदि आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का हेल्प की ज़रूरत आती है, सहायता की आवश्यकता होती है, तो गुरु मंत्रा एकेडमी सदैव आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं।
गाइज बात कर लें अब स्ट्रेटजी की कि अगर हमको फॉर्म भरने के बाद अगर हमको ये देखना है कि भाई तैयारी कैसे करनी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। मैं कुछ टिप्स आपके सामने रख रही हूँ। नंबर 1, फॉलो पैटर्न एंड सिलेबस। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। जब एग्जाम की तैयारी करने बैठोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, अपना सिलेबस देखोगे, अच्छे से उसे पढ़ोगे, कम से कम 1-2 घंटा उसे प्रॉपरली देखोगे कि आपको किस टाइम को कितना देना है, या फिर किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, किस टॉपिक को आपको लास्ट टाइम पर पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको रेगुलर पढ़ना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को फॉलो करना है। देखो गाइज, मेरी एक चीज समझ लो, जब आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न देखोगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज चीजें लिखी होती हैं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक लिखा है, टिपिकल टॉपिक, बस आपने उसी को पढ़ना है। जैसे मानो केमिस्ट्री में आपका डी ब्रॉगली प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तो आपने डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ही पढ़ना है, उसके आगे पीछे नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? पेपर में इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट होता है, इतना टाइम ही नहीं होता। इतने छोटे से देखो, आपका कुछ एक लिमिटेड पोर्शन आता है या फिर एक लिमिटेड मार्क्स के पेपर आता है, उसमें क्या होगा, वो कितने क्वेश्चन बना पाएंगे। तो आपका जो सिलेबस प्रिस्क्रिप्टेड होता है, जब आप वो पूरा तैयार कर लें तब आप उससे बाहर निकलें। वरना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपको सिलेबस दिया है आप उसके अंदर ही तैयारी करें, उसी को रिवीजन करें। जितना आप उसे रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप जरा सा भी सिलेबस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर सोचेंगे ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, तो फिर पता है क्या होगा, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपना पुराना वाला जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करते रहना है। बात कर ली हम लोगों ने सिलेबस की। गाइस, सिलेबस मैं आपका टेलीग्राम पे पढ़वा दूंगी। आप गुरु मंत्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहां से फटाफट से सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। दूसरा है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर टेस्ट। गुरु मंत्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर सेट्स जो आप पेमेंट मोड पे खरीदोगे वो फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक। तो आप वहां पर जाना और टेलीग्राम से फटाफट से उसको डाउनलोड कर लेना। देखो, किसी भी टॉपिक को आप करो तो उसके प्लीज प्रीवियस ईयर लगाइए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेरी आती है तो अपने गुरुजनों से, वो चाहे एकेडमिक्स के हो या फिर आपके घर में हो, जिनको भी आप अपना शिष्य मतलब गुरु समझते हैं, उनके शिष्य बनकर जैसा वो कहें उनका आज्ञा का पालन करते जाओ और तैयारी करते जाओ। नेक्स्ट ये है अबाउट करेंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। करेंट अफेयर्स की हम करेंट अफेयर्स की तैयारी करें, कैसे करें। देखो, हमारा जो करंट अफेयर आता है वो आता है 3 मंथ्स का। कितना आता है? 3 मंथ्स का आता है, ठीक। अब 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स में क्या होता है, मेरी बात समझो। आपने सिर्फ 3 मंथ्स का नहीं, 6 महीने का करके चलना है। क्यों? बैकअप में लेकर चलो चीजों को। कितना लेकर चलोगे? 6 मंथ्स का। भाई कैसे भी करके 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ कर लेना, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी सुन लो। आपके जितने भी करंट अफेयर आएंगे वो आपके मेन मुद्दों पर आते हैं। मैक्सिमम मेन मुद्दों का मतलब समझ रहे हो? ऐसा नहीं आएगा कि भाई विराट कोहली ने क्या कर दिया। आपसे ये पूछा जाएगा वो किसके ब्रांड एम्बेसडर थे, या फिर किसके ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं, ठीक। या फिर अभी किसान बिल में क्या हुआ, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो पहल आजकल चल रही है, देखो हर चीज पर नई नई पहल आ रही है, ठीक। जो भी स्कीम्स नहीं आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप कुरुक्षेत्र खरीद लीजिए, कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा सा पूरा योजनाएं आपके सामने दी हुई हैं, आप उससे पढ़िए। मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, पर एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता सकती हूँ कि आप उसको देखिए। जहां आप अब हैं वहां से मैं निकली हूं, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी, कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा है। एक आती है योजना करके, उसमें भी बहुत अच्छे तरह से आपको सभी जितनी भी स्कीम्स आई हुई हैं वो सारी दी जाती हैं। प्यारे साथियों, उन्हें जरूर पढ़िएगा। मैं कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम चैनल पर उसको भी आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी अब आपकी पहली वाली तो नहीं आती है। जनरल नॉलेज में भी आपका 78% करेंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। आपने क्या करना है, करेंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान देना है। आपका करेंट अफेयर्स काफी हद तक चीजों को कवर कर लेगा। रही बात जनरल नॉलेज की, देखो जनरल नॉलेज बहुत डीप है। बहुत डीप का मतलब पढ़ते जाओ, जनरल नॉलेज खत्म ही नहीं होने वाला है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा गुरु मंत्र एकेडमी पर जाना है, उसमें जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं 50 और 60 क्वेश्चंस की वीडियोस होंगी, आपने उनको बार बार रिवाइज करना है। उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस फंस जाने हैं।
मैं नहीं बोल रही कि गुरु मंत्र एकेडमी जाओ, आपको जिसका भी समझ में आता है, लेट्स क्रैक है, बहुत सारी हैं, आप किसी पर भी जाओ जिसका आपको समझ में आ रहा है, जिस भी वीडियो को आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा है, और वहीं से कुछ अपना जीके का काम करो, ये मैं मानती हूँ। बाकी आप ल्यूसेंट को ले सकते हो, मेरे हिसाब से ल्यूसेंट नहीं मैं सजेस्ट करती, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आपको ल्यूसेंट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। जीके बहुत ज्यादा है, आप प्लीज उससे कर लो, वीडियो से कर लो। बाकी अगर आपको जनरल नॉलेज में जाना है तो आप अरिहंत ले लो, ठीक है, उससे अच्छी किरण ले लो। एनसीईआरटी की किरण आती है, बहुत अच्छी लगी मुझे, उसमें सारे आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, इतनी मोटी बुक आती है, आपका 6 to 12 सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज आप उसे ले लो, उससे बेटर मुझे कुछ नहीं लगा अब तक। जनरल नॉलेज की बात कर ली हम लोगों ने, अब नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके लिए वीडियो में कौन सी स्लाइड रखी है, वो है अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। साथियों, साइकोलॉजी और पेडागोजी से जूझते हुए बच्चों को मैंने सीटेट में भी देखा है, यूपी टेट में भी देखा है। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको चाइल्ड साइकोलॉजी को या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी को रटना नहीं है, आपने क्या करना है, उसको सिंपली जो आप फील कर रहे हो स्टूडेंट के लिए कि मतलब क्या होना चाहिए, या फिर एज ए टीचर आप क्या ट्रीट करोगे, बस आपने क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। दूसरा है अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपने रेगुलर कम से कम 5 वर्ड मीनिंग्स याद करते हुए चलना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करते हुए चलना है। दूसरी चीज, गाइज प्लीज नाउन प्रोनाउन जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं उनका रेगुलर रिवीजन करना है, रटना नहीं है। इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, करीब से जानने की उसको कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए कुछ टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी जिसके थ्रू आप इंग्लिश में हेल्प ले सकते हो। बाकी अमित सर सेकंड चैनल पर पढ़ाते हैं, उनकी आप वीडियोस देखिए, वो बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, बहुत आपको बेनिफिशियल रहेंगी। दूसरा टाइम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो टाइम एडजस्टमेंट यही है साथियों, चाहे आप 12 बजे उठो चाहे 2 बजे उठो, आई डोंट केयर, आपका एक रेगुलर का डिसीजन होना चाहिए कि मैं इतना तो करके ही सोने या सोने वाली हूँ, और वही जितना आप टाइम स्लॉट में सोच रहे हो कि आज मैंने ये करना है, या फिर आपने जो भी चीज पकड़ी है उसे खत्म करके ही आपने सोना है। एक टारगेट दिन भर का बनाइए और उसे ही फॉलो करते जाना है आपको। दूसरा है कंप्यूटर नॉलेज। गाइस, कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप यहाँ पर गुरु मंत्र एकेडमी में एक ऋषि सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ उन्होंने कवर कराया हुआ है, आप प्लीज उनको रिवाइज कीजिए, 10 नंबर का आप बिल्कुल सही कर जाओगे। ठीक, बाकी छोटी मोटी जैसे बूस्टर्स जो होते हैं आप वो ले लीजिए, उससे आपका हो जाएगा काम। ये था आपका एपीएस का पूरा डिटेल स्ट्रेटजी, आपके क्वेश्चंस के जवाब, जो भी आपके सवाल थे, आपके संदेह थे, उन सभी को सॉर्ट आउट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु मंत्र एकेडमी सदैव आपकी सफलता के लिए तत्पर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी कल नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।